सभी साथियों को जोहार। आज देखिए ये आप लोगों का जो पैटर्न था जिस पे कि हम लोग वीडियो क्लास देख रहे थे और प्रत्येक धारा को हम लोग लगभग प्रत्येक धारा को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा क्योंकि अब समय कम है और कम समय में ही आप लोगों को पढ़ना भी है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। तो आप पढ़ने के लिए इधर क्लास देखते रहिए और प्रैक्टिस के लिए हमारा टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल ही चुका है, तो आप उसे बनाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अपने आप को टेस्ट सीरीज में अच्छी अवस्थिति में पा रहे होंगे, क्योंकि अब भी अगर आप अच्छी स्थिति में नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा सा ये चिंतन करने का विषय है। चिंतन करिएगा, चिंता मत करिएगा। चिंतन करने का मतलब हो गया कि आप उसके बारे में विचार करिए कि हाँ भाई कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, और उस सेक्शन को अच्छे से पढ़िए। साथ में जिस प्रश्नों पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो टेस्ट में हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी प्रश्न आप मान के चलिए नहीं बना, कोई बात नहीं है, नहीं बना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन ये तैयारी कर लेना है कि अभी नहीं बना उसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको पढ़ लीजिए। आंसर दिया हुआ है पूरा अच्छे से, आप उसको पढ़ लीजिए। साथ में आपको और भी ज़रूरत अगर लगता है तो आप किताब उठा करके पढ़ लीजिए। मतलब कि जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप बढ़िया से कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। ये तो अभी आपका सेल्फ मतलब आपका चेक करने का ये तरीका हो गया ना। टेस्ट तो यही है कि आप सेल्फ अपने आप को चेक कर रहे हैं कि क्या है, आप कितने पानी में हैं। मेन तो आपका टेस्टिंग है कि जो कि आपके मतलब सफल और असफल बनाएगा वो निर्धारित करेगा आपका एग्ज़ाम। टेस्ट आपको निर्धारित नहीं करेगा। टेस्ट तो सिर्फ आपको एक रास्ता बतलाएगा, एक आपको जागरूक करेगा कि भैया आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसे सुधारना है। तो आप टेस्ट लगातार बनाते रहिए। अभी तो फ़िलहाल ऑफ़र भी चल रहा है, तो आज और कल तक के लिए ये ऑफ़र भी है, तो आप इस ऑफ़र का भी लाभ उठाइए। इसमें आपका 15% कोई भी आप सेट परचेज़ करिए 15% का आपको छूट मिल जाएगा, चाहे वो कॉम्बो पैक हो या मास्टर टेस्ट सीरीज हो, तो आप दोनों में 15% का लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसे परचेज अवश्य करें और बनाना स्टार्ट करें। अभी भी लगभग 1 महीने का समय बचा है, बहुत देर नहीं हुआ है, 1 महीना बहुत समय होता है। और चूँकि झारखंड सरकार का जो रवैया है ये तो 1 महीना समय दे दिया वही बहुत है। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं धारा 47 से। अध्याय 8 में हम लोग बात कर रहे थे। अध्याय 8 का हम लोग देख चुके हैं। आप लोग अध्याय 8 में हम लोग अभी तक धारा 46 तक देख चुके हैं। धारा 46 में आप लोग को याद भी होगा हम लोग बड़ा मज़ेदार चीज़ पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें कि धारा 46 में था ना, बंदिशें थीं कि ST SC OBC इनके भूमि के अंतरण संबंधी काफ़ी बंदिशें थीं, मतलब बोल सकते इसको बाध्यताएँ थी। ST में क्या था, थाना का बाध्यता याद होगा आपको कि उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। SC और OBC के संदर्भ में था कि आपको उसी ज़िला का कोई व्यक्ति ही खरीद सकता है, ये इस टाइप की बंदिशें थी। और जो जनरल प्लॉट है उसके लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वो किसी को भी बेच सकता है, वो किसी को भी बेच सकता है, किसी का ज़मीन खरीद नहीं सकता, ये याद रखिएगा। वो बेच सकता है, किसी को खरीद नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया धारा। आज हम लोग 47 पढ़ने वाले हैं ना, सॉरी ये तो 48 में आ गए, 1 मिनट 47 पे चलते हैं पहले। धारा 47 में क्या है, तो धारा 47 में देखिएगा, इसमें क्या चाहिए कि न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकारों के अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। इसमें सिंपली बात ये है ना, ये कहा गया है इसमें कि आदेश मतलब न्यायालय जो है वो किसी भी रैयती जो रैयत है उसकी जोत पे कोई भी डिग्री या आदेश नहीं देगी, वो मान्य नहीं होगा। मतलब कि अंतरण से संबंधित जो भी विवाद होगा ना वो इस धारा पे जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप होगा, कोर्ट में वो डिसाइड नहीं होगा। इसमें सारा जैसे कि आप लोग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 40 में पढ़े थे ना कि यदि उपायुक्त को ऐसा लगे, अभी हम लोग आगे 71 में भी पढ़ेंगे ये चीज़ को, अभी याद रखिएगा, वहाँ पर हम लोग और भी पढ़ेंगे। 40 में जैसे 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 46 का 4 में कि था कि उपायुक्त तो उसको देखेगा कि जो कंडीशन बताए गए हैं CNT में वो अनुसरण करते हुए जो अंतरण किया गया वो उसमें ये अनुसरण किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं किया गया है तो उसे जो लिया है ज़मीन उसको बेदखल कर दिया जाएगा, और जो अंतरक था मतलब जिसका ज़मीन था जिसने बेचा था उसे वापस दे दिया जाएगा, उसके कब्जे में दे दिया जाएगा। तो वो सब सारा डिसाइड होगा इस पर। इस बात पे कोर्ट पे विवाद नहीं होगा कि ये बेचा हम खरीदें, मेरा सही है उसका गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोर्ट बोला है कि इस पे बोला है, लेकिन परंतु कब ये कोर्ट पे जा सकता है कि जब लगान बकाया की बात हो, लगान वसूली के लिए ये कोर्ट डिग्री दे सकता है, मतलब
अगर होगा तो उसके पक्ष में निर्णय दे देगा। दूसरा बोला है कब कि यदि भूमि विकास उधार अधिनियम या कृषक उधार अधिनियम 1884 है और एक बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 है, अगर इसके संदर्भ में कोई अगर विक्रय किया जा रहा है तो इसके संदर्भ में निर्णय दिया जा सकता है। और तीसरा बात ये बोला गया है कि 1 जनवरी 1903 के पहले कोई अगर अंतरण किया गया हो या फिर कोई वैसा टर्म एंड कंडीशन हो, बंदेज और शर्त लिखे हुए टर्म एंड कंडीशन हो, तो उसके संदर्भ में ये प्रभाव नहीं डालेगी ये धारा। ये बोल रहे हैं कि अगर उससे पहले अगर कोई हो चुका है विक्रय वगैरह या फिर कोई भी डिसीजन दिया जा चुका है तो उस पर ये धारा प्रभाव नहीं डालेगी। सिंपल इसका इतना ही मतलब है। आगे हम लोग बढ़ते हैं धारा 48 पे। धारा 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। 48 और 48 में इसमें साथ में देखिएगा 48 का भी है एक, 48A बोल लीजिए आप इंग्लिश में वो, ठीक है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूइंहरी भूमि से संबंधित है। भूइंहरी भूमि समझ रहे होंगे आप, वैसी उरांवों की वैसी भूमि जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा जंगलों को साफ करके उन खेती योग्य बनाया गया हो, रहने योग्य बनाया गया हो, गांव बसाया गया हो, उस प्रकार की भूमि को भूइंहरी भूमि या भूइंहरी भूधृति कुछ भी कह लीजिए। तो इसमें है कि अंतरण पर, भूइंहरी भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध है, ठीक है। कि अंतरण मतलब ट्रांसफ़र पे, कि कौन कौन सा प्रतिबंध होगा, किस सीमा तक प्रतिबंध होगा, ये चीज़ देखना है। इस धारा में ये है। धारा 48 का ए जो है का जो है उसको बाद में जोड़ा गया था और उसमें फिर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था। शुरुआत में विक्रय पर प्रतिबंध वाला सिस्टम ही नहीं था क्योंकि लोगों को लगता था कि इतना लोग मानते हैं इस टाइप का, उसको मानते हैं कि भाई सम्मानजनक भूमि है या फिर ये परंपरागत भूमि, तो विक्रय वगैरह नहीं होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि विक्रय हो रहा है तो फिर अलग से एक इस पर धारा लाया, इस पर इनपुट किया गया 48 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धारा का 48 मतलब धारा 48 देख लेते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहला है ना कि पहला नंबर में ये बोला है कि कोई भी जो भूइंहरी भूमि होगा इसमें छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में 1869 में यथा परिभाषित, जैसा कि परिभाषित किया गया है, वैसे या उनके कोई भी कुटुंब सदस्य मतलब कि उनके वंशज धारा 46 के उपधारा खंड का और खा, जो की बात हो चुका है धारा 46 में कैसे कैसे बंदिशें थीं, तो उन बंदिशों के अंतर्गत वो उन्हीं के अनुरूप अपनी भूमि को अंतरित कर सकता है, ठीक है। उन्हीं के धारा मतलब धारा 46 के अनुरूप जैसा वो बताया गया है उसको फॉलो करते हुए ही अंतरण किया जा सकता है। और दूसरा में ये बोला है कि यदि सरकार चाहे तो भूइंहरी भूमि के संबंध में कि उसके ट्रांसफ़र के लिए विक्रय, विदान, विनिमय या विल, सॉरी यहाँ बिल लिखा गया, विल मतलब होता है वसीयतनामा, तो इसके संदर्भ में कि किस प्रकार से अपना वो ट्रांसफ़र कर सकता है विक्रय के माध्यम से, दान के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से या फिर वसीयतनामा के माध्यम से, तो उसके लिए राज्य सरकार को ये पावर दिया है कि वो नियम बना सकता है। ये भी 48 में ये याद रखिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है कि धारा 46 का उपधारा जो है एक, जिसमें कि वो सब बताया गया है, तो उस नियम को उसके अधीन रहते हुए ही वो अंतरण कर सकता है। दूसरा बात क्या बोला गया कि सरकार नियम बना सकती है, राज्य सरकार नियम बना सकती है कि वो किस प्रकार से दान दे सकता है, विक्रय के माध्यम से भूमि का अंतरण कर सकता है। तीसरा में बोला गया है कि उपधारा 1 में अथवा 2 में, मतलब इन दोनों में जो बोला गया है 1 में और 2 में बने किसी नियमों में यथा उपबंधित के सिवा, मतलब जो उपबंध किए गए हैं उनके सिवाय भूइंहरी भूमि जो है भूइंहरी भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण किसी भी सीमा तक विधि मान्य नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ फॉलो करके अगर ट्रांसफ़र हो गया है, अंतरण हो गया है, तो वो किसी भी सीमा तक वो विधि मान्य नहीं होगा। दैट मीन्स अविधि इलीगल हो जाएगा, अविधिपूर्ण हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 48 में हम लोग देखते हैं चौथा नंबर में क्या बोला गया है कि यदि किसी भूइंहरी कुटुंब का सदस्य किसी भूइंहरी भूधृति या उसके किसी भाग को जो उसके द्वारा धारित हो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में, देखिएगा उल्लंघन अगर करके कर लिया तो ये तो बोल दिया गया था कि वो क्या हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा। या फिर ऐसी कालावधि जिसके लिए किसी सदस्य ने अपनी भूइंहरी भूधृति का क्या किया था, वो अंतरण किया हो, जैसे कि किया हो 5 साल 10 साल के लिए, अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया हो या फिर उल्लंघन कोई करके
उसका अंतरण करवा लिया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उपायुक्त स्वप्रेरणा से, या तो स्वप्रेरणा मतलब बताए थे कि उपायुक्त को भाई किसी से ये पता चल जाए कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है जिसमें कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वो स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं। या फिर जिसके साथ ऐसा हुआ है वो आवेदन के माध्यम से भी आवेदन देगा, तो क्या उपायुक्त क्या करेंगे कि अगर उल्लंघन किया है या तो उसको अंतरण को रद्द कर देंगे, और जो अंतरक थे जिसकी भूमि थी पहले अंतरण के पहले उसे वापस दिलवा देंगे, या फिर जो जिसके टाइम पीरियड के लिए ट्रांसफ़र हुआ था, अंतरण हुआ था, जैसे 5 साल 10 साल 12 साल, तो उन सब के लिए क्या होगा, उस काल अवधि की समाप्ति से किसी भी समय कब्जे में दे सकेगा। मतलब अगर 10 साल के लिए कोई अंतरण हुआ था तो 10 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद वापस कब्जे में दिलवा देंगे, जिसका वो जो मूल व्यक्ति है उसका, मतलब जो अधिकारी है, जो भूइहर उसका अधिकारी है जिसका वो भूमि था, उसे वापस दिलवा देंगे अगर कालावधि जिसके समय के लिए अंतरण किया गया था वो समाप्त हो जाए तो। समझ में आया कि यदि उल्लंघन होगा तो 12 वर्षों के भीतर कभी भी करवा देंगे, और अगर ट्रांसफ़र हुआ था कोई काल अवधि के लिए 5 साल 10 साल 12 साल जो भी है, तो उसके लिए तो उस समय अवधि की समाप्ति के बाद वो कभी भी उसके कब्जे में दिलवा देंगे। क्लियर है। लेकिन इसमें यहाँ पे बोला है कि परंतु भूइहरी कुटुंब, ये है देखिएगा, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके, बिहार उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, 1935, इसके अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत समिति जो था, ये सब सारा बात हो चुका है, या फिर कोई ऐसा निगम जिसमें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों का मिला के कम से कम 51% शेयर हो, ठीक है, तो उस प्रकार का जो समिति होगा, जो कॉरपोरेशन होगा, अगर वो किसानों के उन्नति के लिए किसानों को ऋण प्रदान करने की दृष्टि से स्थापित किया गया है, तो उसे भूइहरी भूमि भी साधा बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकेगा। क्या ये क्लियर है? ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूइहरी भूमि का अगर किसी तरह से ट्रांसफ़र हो गया उल्लंघन कोई भी नियम करके, तो 12 वर्षों के भीतर उपायुक्त स्वप्रेरणा से या आवेदन देने पर उसके वापस कब्जा उसको दिलवा सकेगा जिसका वो भूमि था, या फिर किसी से जितने साल के लिए वो अंतरण किया गया था, 5 साल 10 साल के लिए, वो समय अवधि समाप्त हो जाएगा तो कभी भी उसके बाद उसका कब्जा दिलवा सकेगा। ये प्रावधान है इसमें। दूसरा, इसमें परंतु के साथ जोड़ा गया है कि वैसा अगर कोई समिति बना है जो कि किसानों के हित के लिए कार्य करेगा और इसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है बिहार उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935, या फिर कोई ऐसा समिति जिसमें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों का 51% कम से कम उसका शेयर हो, तो उस प्रकार के समिति को, कमेटी को या कॉरपोरेशन को, जो भी कह लीजिए, भूइहरी भूमि भी सादा बंधक के द्वारा अंतरित किया जा सकता है। इसमें यही बात है। धारा 5 में देखिएगा क्या है। धारा 5 में है कि भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य जो ऐसे ग्राम में भूमि धारण करता हो जहां छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 वही छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में यथा परिभाषित भूधृति स्थित हो, ऐसी भूमि को उस रीति और उस सीमा तक अंतरित कर सकेगा जैसा कोई अधिभोगी रैयत धारा 46 के उपधारा 3 के अधीन अपनी जोत में अधिकार के अंतरण करता है। तो ये क्लियर है कि सारा ये याद रखिएगा। सिंपल आप मोटा मोटी एक चीज़ सिर्फ ध्यान याद रखिएगा कि भूइहरी भूमि भी है तो उसका अंतरण, उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो धारा 46 में जो उपबंध किए गए हैं उन्हीं के उपबंधों के अधीन किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। क्लियर है ये? बस इतना सा याद रखिएगा। सबका बात मतलब वही है घुमा फिरा के। फिर लास्ट इसका क्या है कि यदि किसी भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य अपनी भूइहरी भूधृति या उसके किसी भाग को पट्टे द्वारा अंतरित करे तो पट्टेदार उसमें अधिभोगाधिकार अर्जित नहीं करेगा। अगर पट्टा पे दिया गया, लीज पे दिया गया है, तो जो लीज लिया है वो ये नहीं बोल सकता है कि भैया हम 4 साल 5 साल 10 साल कर लिए खेती में, उसमें मेरा अधिभोगाधिकार अर्जित हो गया। वो अर्जित नहीं होगा भूइहरी भूमि पे, ये याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिभोगाधिकार अर्जित नहीं होगा भूइहरी भूमि पर, अगर पट्टा द्वारा किया गया नहीं अर्जित होगा। क्लियर है? अब आ जाइए अगले हम लोग धारा 48 का की ओर चलते हैं। 48 का में देखिएगा यहाँ पर
भूइंहरी भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध। अब यहाँ पर है कि सेल पर प्रतिबंध कर दिया गया। जैसे बोला गया था ना कि इसे बाद में जोड़ा गया है। ऐसा शुरुआत में लगता नहीं था कि भूइंहरी भूमि का भी अंतरण होगा, लेकिन बाद में जब होने लगा तो इसके संबंध में भी प्रावधान लाया गया। और इसमें क्या चीज़ कहा गया है कि चूँकि ये तो शुरुआत में माना जाता था ना कि ये तो बहुत ही मतलब पवित्र टाइप की भूमि है, तो इसका विक्रय नहीं करेगा लोग, लेकिन बाद में देखा गया कि विक्रय होने लगा। तो जब विक्रय होने लगा तो इसे रोकने के लिए कुछ तो भाई उपाय लाना पड़ेगा। तो इसके रोकने के उपाय के संदर्भ में ये लाया गया धारा 48 का कि किसी भूइंहरी कुटुंब के सदस्य के उसकी भूइंहरी भूधृति में अधिकार के विक्रय के लिए किसी न्यायालय द्वारा ना तो कोई डिग्री या आदेश पारित किया जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे धारा 47 में भी ये चीज़ है, और ना ही किसी अधिकार का ऐसी किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय ही किया जाएगा। मतलब विक्रय के लिए कोई भी डिग्री या आदेश पारित नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। सिंपल ये बात है कि मतलब सिंपल है कि बेचा नहीं जा सकता है, उसको वापस दिलवा देंगे उपायुक्त भाई साहब। तो भूइंहरी कुटुंब, और दूसरा का है कि भूइंहरी कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूइंहरी भूधृति की बाबत देय लगान के बकाये की डिग्री का निष्पादन। तो डिग्री का जो निष्पादन था ना, देखिएगा 47 से थोड़ा सा अलग यहाँ पे का चीज़ है कि 47 में था कि अगर बकाया है, लगान बकाया है तो उसके संदर्भ में डिग्री हो जाता था, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर डिग्री होगा लेकिन उसकी भूमि की उपज की कुर्की और विक्रय द्वारा होगा, भूमि बेचकर नहीं होगा, भूमि का विक्रय नहीं होगा, उसका जो उपज होगा उसका कुर्की किया गया। कुर्की जब्ती समझते ही होंगे, ठीक है, अंडर में ले लेना, उसका विक्रय करना। और अगर उससे भी पूरा नहीं होगा तो जो निर्णित ऋणी है, मतलब जो कि पता चले कि हाँ यही बकाया रखा हुआ है, तो उसका जो चल संपत्ति होगा उसके विक्रय के द्वारा किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब उसकी भूधृति को बेच करके उसका लगान वसूला नहीं जाएगा, जैसा कि 47 में प्रावधान था। ये उससे अलग है कि भूइंहरी भूधृति का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी अवस्थिति में विक्रय नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अगले धारा की ओर। अगले धारा में बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ आया, देखिए धारा 49 क्या है। धारा 49 में कि कतिपय प्रयोजनों के लिए अधिभोग जोत या भूइंहरी भूधृति का अंतरण। अब है कि किस कंडीशन में अधिभोग जोत और भूइंहरी जोत जो है उसका अंतरण किया जा सकता है। तो इसका देखिए इतना सारा नियम है, तो उसको सारा पढ़ने से अच्छा मैं आपको सिंपल सा बात बता देता हूँ कि कोई भी अगर प्रौद्योगिकी उद्देश्य के लिए या फिर जिसे राज्य सरकार सहायक प्रयोजन के रूप में निमित्त या विहित घोषित करे कि यह सहायक प्रयोजन है, उसके लिए खनन के लिए देखिएगा भूमि का उपयोग खनन कार्य के लिए अगर कर रहा है तो, और या फिर राज्य सरकार सहायक प्रयोजन के रूप में किसी को स्थापित कर रहा है, या फिर उसके लिए मार्ग पहुंचना मतलब रास्ते में अगर आ रहा है, तो ये सब के लिए भूइंहरी भूधृति का भी क्या बोल सकते हैं अर्जन या अंतरण हो सकता है। कब? जब यहाँ पे कोई प्रौद्योगिकी उद्देश्य से मतलब कोई उद्योग वगैरह स्थापित हो रहा हो, राज्य सरकार इसे घोषित करे अपने गजट में कि हाँ भाई ऐसा करना जरूरी है, इसे लगाया जाएगा और इस सब भूमि को हम लोग अर्जित कर रहे हैं, इसका अर्जन कर रहे हैं, चाहे वो रास्ता पे आ जाए चाहे कुछ पे आ जाए, तो या फिर खनन क्षेत्र पे आ जाए तो क्या करेगा भाई, खनन तो होगा ही होगा। तो इन सब क्षेत्र के लिए वो अंतरण हो सकता है। क्लियर सा बात यही है। और दूसरा का चीज़ है इसमें 49 में यही चीज़ बोला है कि ऐसी दशा में जिस उद्देश्य के लिए अंतरण हुआ है उसके मतलब जो अंतरण किया गया है अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें देखिए क्या चाहिए कि ऐसी दशा में अंतरिती को ऐसी अंतरित भूमि के प्रयोग का अधिकार अन्य उद्देश्यों सिवाय जिसके लिए वह अंतरित किया गया हो नहीं होगा। मतलब जिसके लिए अंतरित किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए, सिर्फ वही कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि उद्योग के लिए स्थापित लिए थे और उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग कुछ दूसरा काम करने लगे, ठीक है। तो लिए थे खनन के लिए और वहाँ पे फिर देसी शराब विदेशी शराब का भाई ठेका खोल रहा है, तो ये सब के लिए नहीं होगा। जिस उद्देश्य के लिए ग्रहित किया गया है वही काम वहाँ पर होगा। इसके बाद यही सब है इसमें बातें हैं कि भाई जो अंतरण होगा वो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के माध्यम से होगा, उपायुक्त की लिखित सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी, यही सब बोला गया है। तो ये सब ज़्यादा मतलब दिमाग पे लोड लेने वाला बात नहीं है। तो सिंपल सा यही बात है इसमें कि
किस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा भूमिहारी भूमि? तो अगर कोई वहाँ पर प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग वगैरह स्थापित हो रहा है जिसे राज्य सरकार गजट के माध्यम से प्रकाशित करे, या फिर कोई खनन कार्य वहाँ पर मिल जाए कि कहाँ भाई कोयला मिल गया, कुछ सोना मिल गया, कुछ और मिल गया, तो वहाँ पे खनन कार्य करना तो होगा, या कोई रास्ता वगैरह के लिए अगर भूमि का अर्जन करना पड़ रहा है तो होगा अंतरण। इसके अलावा भूमिहारी भूमि का अंतरण नहीं होगा। सिंपल से यही आप मान के चलिए बस। और जिस कार्य के लिए लिया गया है उसी कार्य के लिए होगा, इसके अलावा दूसरा कार्य के लिए नहीं होगा। धारा 50 में है कि यह धारा उपायुक्त को यह शक्ति प्रदान करता है, देखिए यह शक्ति प्रदान करता है कि भूस्वामी किसी भूधृति या जोत का अर्जन खैराती, धार्मिक, शैक्षणिक अथवा विनिर्माण या सिंचाई के रास्ते के लिए खनन अथवा ऐसे प्रयोजन जिसे राज्य सरकार सहायक प्रयोजन अधिसूचित करे उसके लिए वो कर सकता है। तो उपायुक्त इस स्थिति में क्या होगा कि भाई अर्जन तो हो रहा है, अंतरण तो हो रहा है, तो उपायुक्त का ये दायित्व तो होगा कि उपायुक्त भूधृति का जो हित धारक है, मतलब जो भी उसका था मालिक, जो रैयत था वहाँ पर, उसको उचित मुआवजा दिलवाए। और इस प्रकार का जो भू अर्जन होगा तो भू अर्जन के संबंध में उपायुक्त भू अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों का मतलब ध्यान में रख करके उसके प्रावधानों के अधीन रह करके ही ये अर्जन करे। क्लियर है? साथ में ये परंतु में जोड़ा गया है कि परंतु इस धारा के अंतर्विष्ट, धारा 50 याद रखिएगा कि इसके अंतर्विष्ट कोई भी बात उपायुक्त को यह शक्ति प्रदान नहीं कर देता है कि वो इस पर प्राधिकृत नहीं कर देता है। देखिएगा, उपायुक्त को ये प्राधिकृत नहीं करेगी कि इस प्रकार का भूमि को वह अधिग्रहण नहीं कर सकता है जिसमें कि कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा के अन्य स्थान कोई भी, जैसे मान के चलिए सरना स्थल हो, कोई पूजा स्थान हो, या पवित्र उपवन हो, कब्र हो, शमशान हो, तो इन सब अगर ये सब अवस्थित है उस भूधृति पे तो उसका अर्जन नहीं किया जाएगा। क्लियर कट बात इतना ही है धारा 50 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले धारा की ओर। धारा 51 में देखिएगा, 51 में वही है कि देखिएगा कि अगर ज़मीन को बेच दिया है तो जो अभिधारी है मतलब कि जो रैयत है वो उस पर क्या कि अगर मान के चलिए ऐसा कंडीशन में, जैसे मान के चलिए भूस्वामी कोई है ए, ठीक है, ये भूस्वामी था, ठीक है, इसका रैयत है कोई भी मान के चलिए सी, डी, ई कुछ भी, इसने अपनी ज़मीन को बेच दिया जेड के साथ, ठीक है, इसको बेच दिया, तो इन लोग को तो नहीं पता है ना, ये लोग तो अपना जो भी लगान था वो भुगतान करता था ए को, ठीक है, ए को भुगतान करता था। अब ये बेच दिया भाई साहब इसको, लेकिन इसकी सूचना इनको नहीं है और ये अपना लगान पे कर दिए इसी को। ये जो भाई साहब लिया बोला अरे इतना ज़मीन लिए थे, ये लोग हमको तो लगान दे ही नहीं रहा है, तो ये बोलेगा इसको कि नहीं हमको लगान दो, तो ये लोग तो बोलेगा ना कि भैया हम तो ए को दिए, मालिक तो मेरा वही था, हम तो उसको दिए। तो ये बोलेगा वो मालिक तुम्हारा था है नहीं, अब मालिक हम हैं, उसने मुझे ज़मीन बेच दिया है, सो उसे दिया तो मैं नहीं जानता हूँ भाई, मुझे लगान चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे बेचारा, ज़मीन का क्या डबल भुगतान करेंगे? तो उसी के लिए ये प्रावधान है कि अगर बेच दिया है और इसको सूचना नहीं दिया है, तो सूचना नहीं दिया है तो ये लोग दायी नहीं है। ये लोग तभी दायी होगा कि जब ये जो जेड है ये इसको विहित रूप से इसको सूचना देगा कि भैया ये ज़मीन अब मैंने ले लिया है, ये भूमि अब आपका मालिक मैं हूँ, तो आप लोग जो लगान का भुगतान करेंगे वो मुझे करें, ये प्रकाशित करेंगे और उपायुक्त के माध्यम से वो बतवाएंगे, तब जा कर के फिर वो ये लोग दायी होगा। अगर उसका बात ये अगर नहीं बताया है, जेड इन लोग को नहीं बताया है, तब तक ये इसी को भुगतान कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कहेगा कि हमको डबल भुगतान करो, ये नहीं करने का दायी है। क्लियर है? बस यही है, वही बोल रहा है कि अंतरण की सूचना तामील ना कर दी गई हो तब तक वो दायी नहीं होंगे। वही बोला है कि प्रकाशित आम सूचना के माध्यम से सभी को वो सूचना दिया जाएगा कि भैया ये बिक्री हो गया, मैंने ले लिया, ये वो सारा कुछ। क्लियर है? तो ये हो गया 51 और यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। अब आता है अध्याय 9, अध्याय 8 खत्म, अध्याय 9। इसमें देखिएगा धारा 51 से लेकर के धारा 63 है, लगान के बारे में साधारण उपबंध इसमें बताए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, फिर भी इसे हम लोग हल्के हल्के रूप में हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल सा कि धारा 51 में देखिएगा क्या है। धारा 51 में क्या है कि जहाँ पे भी यही एक सिंपल कि काश्तकारी क्षेत्र में परिवर्तन के सिवाय कि जो अवलों का लगान था, इसमें सिंपल था कि लगान को स्थिर रखने के बाद कहा गया है कि जहां किसी भूधारक या ग्राम मुखिया या रैयत या उसके हित पूर्वाधिकारी ने भूमि का धारण
ऐसे लगान या लगान की दर पर किया है जो अस्थाई बंदोबस्त के समय से बदली नहीं गई है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि तो वो लोग क्या होगा कि उन लोग का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। लगान कब बढ़ाया जाएगा? जब उसके काश्तकारी के क्षेत्र में परिवर्तन होगा। दैट मीन्स पहले मान के चलिए 50 एकड़ में भूमि खेती करता था तो उसके लिए जो लगान दे रहा था जो कि परिवर्तित नहीं किया गया है अस्थाई बंदोबस्ती के समय से, तो वो उतना ही देगा 50 एकड़ के लिए अभी भी। लेकिन अगर ये 50 एकड़ के जगह उसका 60 एकड़ हो गया तब उसके लगान में वृद्धि होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्लियर, सिंपल इतना ही बात है कि उसका लगान नहीं बढ़ेगा जब तक उसके क्षेत्र में वृद्धि ना हो जाए। दूसरा का चीज़ बोला गया है कि इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि किस्त के बारे में बोला गया है कि कितना किस्त में चुकाएगा। तो वही बोला है कि कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में देय होने वाले 4 समान किस्तों में भुगतान ही होगा। मतलब वही है कि लगान को 4 समान किस्त में पूरा करेगा प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन, बस। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें भुगतान करने का तरीका बताया गया है 53 में कि इस धारा में यह उपबंध किया गया है कि अभिधारी अपने लगान का भुगतान क्या है वह कचहरी या सीधे भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को डाक मुद्रा, ठीक है, या तो अपना भुगतान वो माल कचहरी में आकर के करेगा, जहाँ पे भुगतान होता है वहाँ पर करेगा, या फिर सीधे भूस्वामी को दे देगा। भूस्वामी या उसका जो भी अभिकर्ता मतलब एजेंट है उसको दे देगा, को दे सकता है, पोस्टल मनी के द्वारा भी दे सकता है, या फिर उपायुक्त को भी दे सकता है। लेकिन उपायुक्त को देने के लिए वो क्या करेगा, जो लगान राशि है जितना भी लगान का है 500, 1000, 10,000 जितना भी है वो प्लस में जितना डाक खर्च होगा वो उसके सहित रैयत है वो उपायुक्त को दे देगा कि भैया ये मेरा लगान है, मेरे भूस्वामी को भेज दिया जाए। तो उपायुक्त साहब उनको भेज देंगे सारा डाक खर्च, लेकिन यही रैयत पे करेगा। क्लियर है? बस इतना ही है कि पोस्टल मनी के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर, इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 54 में है ये कि जो भुगतान किया, रैयत जो भुगतान करे, ठीक है, तो भूस्वामी या उसका जो भी अभिकर्ता है वो उसको क्या करेगा, रसीद देगा। रसीद पाने का हकदार होगा रैयत कि हाँ भैया हमने इतना का भुगतान कर दिया है। और अगर ऐसा वो अभिकर्ता या भूस्वामी पर्याप्त कोई कारण नहीं देता है, कोई युक्तियुक्त कारण के बिना ही अगर भूस्वामी या उसका कोई एजेंट जो है जो कि लगान को एक्सेप्ट किया और अगर वो नहीं दे रहा है रसीद, तो उसके लिए क्या होगा, 1 महीने का कारावास या फिर 100 रुपये का जुर्माना या दोनों उसको दंड के रूप में दिया जा सकता है। सिंपल यही कि कोई रैयत है अपने भाई मालिक को भुगतान दिया है या उसके अभिकर्ता मतलब एजेंट को भुगतान दिया है, तो वो एक रसीद प्राप्त करने का हकदार है कि हाँ भाई आप अपना रसीद जमा कर दिए हैं। और अगर ऐसा रसीद नहीं देता है भूस्वामी या फिर उसका एजेंट, तो इसके उल्लंघन में अगर वो अपना कारण बताएगा कि भैया किस कारण नहीं दिए हैं, अगर कोई पर्याप्त ठोस कारण नहीं है तो उसे 100 रुपया दंड या 1 महीने का जेल या फिर दोनों दंड दिया जा सकता है। धारा 54 में यही प्रावधान है। अब आ जाइए 55, 56, 57 इंपॉर्टेंट नहीं था, इसको छोड़ दिए हैं। 58 में आ जाइए कि 58 में क्या चाहिए कि लगान के क्या चाहिए कि लगान का कोई किस्त कब से मतलब उसको बकाया मान लिया जाएगा। तो बोल रहा है कि वह दिन जिस दिन वह देय हो उस दिन अगर सूर्यास्त के पूर्व अगर नहीं भुगताया जाए तो उसे भुगतान को बकाया मान लिया जाएगा और उस पर फिर ब्याज लगेगा जो कि अधिक से अधिक 6.25% तक हो सकता है। 6.25 पर अधिक से अधिक कम भी हो सकता है कि अधिक से अधिक 6.25% तक उस पर फिर साधारण ब्याज लगेगा। चलिए 59 में आ जाइए। जब कृषि धारा 59 में क्या है, धारा 59 में है कि यहाँ पर देखिएगा ये बेदखली से है कि जब किसी भूधारक के यहाँ जिसकी भूमि में अस्थायी व अंतरणीय हित ना हो लगान को कोई बकाया दे न्याय निर्णित हो, तो ऐसे भूधारक का पट्टा रद्द कर दिए जाने और भूधारक बेदखल कर दिए जाने का दायी होगा। मतलब अगर वो लगान वगैरह नहीं चुकाया है तो जो भी भूधारक है उसको बेदखल कर दिया जाएगा, उसका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल सा बात इसमें इतना ही है। और लेकिन बोला है कि परंतु ऐसा कोई भी रद्द किया जाना या बेदखल कर दिया जाना इस अधिनियम के अधीन दी गई इस अधिनियम के अधीन होगा, इसके अलावा और किसी भी तरीके से नहीं। धारा 60 में आ जाइए कि धारा 60 में क्या है। धारा 60 में आ जाइए।
तो धारा 60 में ये चीज़ बोला गया है कि काश्तकारी का जो लगान है वो काश्तकारी पर प्रथम प्रभार होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि कोई भूमि है, ये जो कोई भूमि है, ठीक है, इसका लगान बकाया है, 500 रुपये बकाया है। तो ये भूमि था पहले ए का, इसने बेच दिया बी को, ठीक है। तो जो बी खरीदेगा, इसका बोलने का मतलब यही था कि काश्तकारी पे ये 500 रुपये अगर लगान बकाया तो इस भूमि पर ऐड होगा। ऐसा नहीं हो कि अगर इसने ये भूमि खरीद ली है तो इसको ये चुकाना पड़ेगा 500, इसको नहीं चुकाना है, बल्कि ये उपाय किया गया है कि काश्तकारी पर प्रथम प्रभार होगा। मतलब सबसे पहले ये जो भूमि है इसको जिसको भी लेना है वो 500 रुपया इसी का सेल जो प्रोसीड्स हैं उस पर ऐड हो जाएगा और उसके बाद खरीदेगा। लेकिन अगले वर्ष से जो बी खरीदा है वो अपना अगला साल से कृषि करेगा, लगान चुकाएगा। पुराना वाला बकाया नहीं इससे वसूला जाएगा। वसूला का कैसे जाएगा, इसको इसी में जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सा मतलब यही है, कान इधर से छुइए या इधर से, बात बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते धारा 61 में। तो धारा 61 में क्या है कि इसमें यह प्रावधान है कि कोई अभिदारी लगान का भुगतान वस्तु रूप में करना चाहता है या फसल के अनुसार भिन्न भिन्न दरों पर करना चाहता है, या बोल सकता है कि भाई हम अंशतः क्या करेंगे, फसल के रूप में देंगे, या कुछ हम लोग फसल के रूप में देंगे, कुछ हम पैसा के रूप में चुका सकते हैं। तो तब क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, उपायुक्त को अपना भाई आवेदन देगा, उपायुक्त और राजस्व अधिकारी उसकी उपयुक्त जांच करेंगे और उसके बाद तय कर देंगे कि हाँ भैया आपको इतने के लिए फसल का, जैसे धान की खेती है तो धान का खेती के लिए 2/10 भाग कुछ भी कर लीजिए कि 1/5 आ गया ना, भी तो 20% ज़्यादा हो गया, तो कुछ भी है 1/10 भाग, 2 कुछ भी 9 भाग, इस टाइप का कुछ भी अपना कर दे कि इतना फसल के रूप में दे देना है, इतना पैसा के रूप में दे देना है। ये डिसाइड करेंगे उपायुक्त या राजस्व अधिकारी, उपयुक्त जांच के बाद वो डिसाइड कर देंगे और वही फिर मान्य होगा। और इसमें जो भी है ये जो डिसाइड होगा वो कोई भी प्राइवेट संविदा के माध्यम से नहीं होगा, वो इसी रास्ते से ही उसका किया जा सकता है कि हाँ भैया आप इतना लगान आप पैसे के रूप में दीजिए, इतना आप फसल के जो भी फसल होगा उस अनुपात में दीजिए। इस टाइप से किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है इसका 62, एक 63 भी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लास्ट 62 तक ही हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसमें ये बोला गया है कि काल अवधि, मतलब उस काल अवधि के बारे में बात की गई है जब लगान अपरिवर्तित रहेगा। तो सिंपल हम पहले ही बात हो चुका है ये कि 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक क्या होता है, सिंपली बार बार नहीं बढ़ाया जा सकता या घटाया जा सकता है। ये बात हो चुका है कि 15 वर्षों की कालावधि तक नहीं बढ़ाया जाएगा, सिवाय कौन सा, इसका कंडीशन है 15 वर्षों तक नहीं घटाया जाएगा, सिवाय, देखिएगा दोनों में सिवाय वाला कंडीशन है। कब कि यदि कोई बोले ना कि भूस्वामी के द्वारा, मतलब कुछ है ना कि भूस्वामी के द्वारा कुछ विशेष तौर पर वहाँ पर सुविधा कर दी गई है जिसके माध्यम से खेती में बहुत अधिक सहूलियत हो जाए, तो उस आधार पर ये उपायुक्त को आवेदन देगा और उपायुक्त आदेश देगा कि हाँ भैया इसका लगान बढ़ा दो क्योंकि ये आपको फैसिलिटी बढ़ा के दे रहा है। इस हिसाब से बढ़ सकता है। या फिर अध्याय 12 के अधीन राजस्व अधिकारी, अध्याय 12 भी आएगा आगे, हम लोग देखेंगे उसको। तो अध्याय 12 में ये सारा है कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तैयार किया जाएगा, राजस्व अधिकारी सबका पैमाइश करेंगे और समय समय पर उसको रिपोर्ट देंगे कि हाँ भाई ये जो भूधृति है, ये जितना भूखंड है उसके संदर्भ में कि क्या लगान होना चाहिए, इसमें बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए या कमी होना चाहिए, उसके आधार पर। क्लियर है। तो बढ़ाया कब जाएगा कि जब भूस्वामी उस पर कुछ विशेष सुविधा का उपलब्ध करा दे, या फिर राजस्व अधिकारी अध्याय 12 के अधीन उसके रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में उसके पाएँ कि हाँ भाई यहाँ पे बढ़ना चाहिए। घटेगा कब, घटेगा कब कि धारा 33 में हम लोग बात किए थे पहले भी, धारा 29 में लगान बढ़ाने का ही प्रावधान था, हम लोग पढ़े थे ना, धारा 29 याद होगा आप लोग को कि ये लगान बढ़ाने का प्रावधान था। ये धारा 33 था, वो लगान घटाने का कंडीशन बता रहा था कि कब घटेगा, जब वही ना था कि भाई भूमि वहाँ पे कुछ बलुयाई हो जाए, बालू वगैरह रेत जम जाए, मतलब उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाए, कुछ और कारण हो जाए, आपदा आ जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए, ठीक है। या फिर कुछ जो बोला था भूस्वामी कि हाँ भाई हम ये आपको सुविधा करवा देंगे, और लगान उसका निर्धारित हो गया था कि हाँ भैया ये सुविधा कराएगा, उपलब्ध करवाएगा, लेकिन वो उपलब्ध करवा नहीं पाया तो फिर वो घटने का दायी हो जाएगा। और लास्ट यही बोला गया कि वही घटाने का वही है अध्याय 12 के अधीन, ठीक है। वो अपना रिकॉर्ड्स ऑफ राइट चेक करेंगे राजस्व अधिकारी जो हैं, अगर उसमें लगे कि घटाना चाहिए तो घटेगा। अब आ जाइए अध्याय
9, अध्याय 9 का क, अभी अध्याय 9 हम लोग पढ़े हैं, अब अध्याय 9 का क, इसमें धारा 63 का क और 63 का ख है। ये तो आपको देख ही रहा होगा कि ये बाद में जोड़ा गया है। इसमें बंजर भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान है। जो बंजर भूमि है इसका बंदोबस्त कैसे होगा, तो इसका दोनों है क और ख। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा बात है कि पहला में बोला है कि जो बंजर भूमि है उसका जो बंदोबस्त किया जाएगा वो विहित प्रारूप में पट्टे या अमलनामा के द्वारा किया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में किया जाएगा। और दूसरा में ये बोला है कि जिसको अगर मान लीजिए बंदोबस्त कर दिया, मान के चलिए इतना गांव में इतना बंजर भूमि था, ठीक है, तो बोला भैया इसका कौन इसको लेना चाहेगा, इसका बंदोबस्ती कौन बनना चाहेगा गांव में, कि भाई उसको अगर बंजर भूमि है तो भाई सरकार भी तो चाह रहा है कि उपज बढ़ाना है, बंजर भूमि में कुछ हो नहीं रहा है। अगर प्रयास के माध्यम से हो जाए कि बोल देगा लालच कि हाँ भाई चल 10 साल नहीं लेंगे तुमसे लगान, इसको उपजाऊ बनाओ, तो भाई कोई तो सोचेगा ना कि हाँ भाई चलो ले लेते हैं। तो उस टाइप का अगर ए लिया, कोई ए व्यक्ति ले लिया कि हाँ भाई बंजर भूमि ले लिए, ठीक है, उसको क्या हुआ, विहित प्रारूप में उसको पट्टे के द्वारा दे दिया गया कि हाँ भाई चलो 10 साल का 20 साल का पट्टा दे दिया गया तुमको कि भाई ले लो। लगान का अगर प्रचलित 10% है तो चलो तुमसे 1% लेंगे, या फिर 5 साल नहीं लेंगे उसके बाद 1% या 2% से लेंगे, तो लालच वैसे ले ही लेगा। लेकिन ये बदमाशी क्या किया कि ले तो लिया ये, लेकिन उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है कि उस पर खेती कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है खेती। तो वही बोला गया कि अगर ले लिया और 5 वर्षों तक खेती के लिए आबाद नहीं किया गया तो धारा 46 के अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई खेती के लिए दिया था वो खेती के अलावा कोई दूसरा काम कर दे रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, उपायुक्त इस बंदोबस्ती को अपास्त कर देगा, दैट मीन्स रद्द कर देगा। और रद्द करने के बाद धारा 63 का जो क है इसके अनुसार फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को वो बंदोबस्त कर देगा। क्लियर है? तो बस इतना ही इसमें आज बात था।